हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनिटम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ऑरम म्यूरनैट पेशेंट डिक्टेटोरियल होने के बावजूद रॉन्ग पर्सन से प्यार करने के कारण इम्प्रोविडेंट हो जाता है और अपने प्रियजनों से डिसअपॉइंटमेंट मिलने पर फॉरसेकन फील करता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि ऑरम म्यूरनैट दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिग्नेशन। जब पेशेंट के मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट हो लेकिन दूसरे उसे वो इज्जत बिल्कुल भी ना दें या फिर पेशेंट की एक्सपेक्टेशन से कम दें, तब जो गुस्सा और आक्रोश पेशेंट महसूस करता है उसे इंडिग्नेशन कहते हैं। तो इंडिग्नेशन वो राइचियस एंगर है जो रिस्पेक्ट की जगह डिसरिस्पेक्ट किए जाने या फिर अनफेयरली ट्रीट किए जाने पर ऑरम म्यूरनैट पेशेंट महसूस करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं एक्स आर्मी मैन हूँ जिसने देश की रक्षा के लिए सरहद पर दुश्मनों की गोलियां खाई थी और आज मेरी पेंशन के लिए सरकारी अफसर बिना रिश्वत लिए मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं 70 साल का हूँ लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे आप या तुम की जगह तू बोलकर बात करते हैं। इस पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनसे कहा कि देश के लिए गोली खाने वाले फौजी और एक सीनियर सिटीजन के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? ब्रूडिंग, confusion of mind as to his identity, antagonism with herself, dwells on past disagreeable occurrences, evening in bed, dwells, recalls disagreeable memories, thoughts persistent of the past, pities herself, and weeping consolation aggravates। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार ऑरम म्यूरनैट पेशेंट परेशान होकर अपनी प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में सोचता रहता है, लेकिन पेशेंट समझ नहीं पाता है कि उसे अपने ऑफेंडर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर उलझन में रहता है और उसे अपनी बुरी हालत पर तरस भी आता है, लेकिन लोगों से दिलासा मिलने पर उसे ज़्यादा रोना आता है। पेशेंट को शाम के समय बिस्तर में लेटे हुए अपने साथ हुई बुरी और कड़वी बातें याद आती हैं या फिर वो खुद दुख देने वाली बातों को याद करता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब से मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तब से मैं यही सोचता रहता हूँ कि मुझे कौन सा इलाज करवाना चाहिए, खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए और आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा ब्लड शुगर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। तो ये रूब्रिक है ब्रूडिंग। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर शाम को ऑफिस से घर आकर आराम करते वक्त मुझे अतीत में हुई दिल दुखा देने वाली बातें याद आने लगती हैं, जैसे मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर एक नशेड़ी से लव मैरिज कर ली थी, बीवी की कैंसर के कारण मौत हो गई थी, मेरे दोस्त ने पार्टनर होते हुए भी हमारा बिजनेस डुबा दिया और पैसे लेकर भाग गया। मेरे साथ ये सब हुआ है तो मुझ बेचारे पर क्या बीत रही है और मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है ये आप खुद ही सोचिए। यहाँ 2 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रीएबल अकरेंसेज, इवनिंग इन बेड, एंड पिटीज हरसेल्फ। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ और विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे एनाकार्डियम वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज आइडेंटिटी वर्सेस डिल्यूजन्स एरर ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 को रेफर कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। Jealousy in children
when baby takes the attention of the family away. Sibling rivalry. यहाँ मेटाफोरिकली चाइल्ड मतलब एक ऐसा एडल्ट व्यक्ति जो ग्रोन अप होते हुए भी एक बच्चे की तरह यानी इमेच्योरली बिहेव करता है। तो ये रूब्रिक बच्चों में सिबलिंग राइवलरी के अलावा एडल्ट्स में अटेंशन ना मिलने के कारण होने वाली जेलसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरी देवरानी के घर में आने से पहले हर काम के लिए मेरी राय ली जाती थी। मेरी पसंद नापसंद के मुताबिक ही सारे काम किए जाते थे, लेकिन जब से देवरानी आई है सबका ध्यान सिर्फ उसी पर बना रहता है। उसकी पसंद के पकवान बनाए जा रहे हैं, उसके लिए खास गहने और साड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं। कोई भी घर में आता है तो सिर्फ छोटी बहू के बारे में ही पूछता है, बल्कि अब अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सास बोलती है पहले देवरानी से पूछ लो। ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जब देवरानी आराम करती है तब मैं सास के आसपास रहकर काम करती हूँ, जिसे देखकर सास को ये लगता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ और छोटी बहू बहुत आलसी। मैंने अपनी सास और देवरानी के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी है ताकि सब लोग छोटी बहू को भूलकर पहले की तरह मुझे और सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंस दें। एवर्जन टू सर्टेन पर्सन्स, हेट्रेड ऑफ पर्सन्स who had offended him, hatred and revenge, mocking, sarcasm, mischievous and cursing. जो ऑरम म्यूनैट पेशेंट दूसरों की फिक्र करता था, जेलस होने पर नापसंद लोगों से नफरत करता है और बदला लेने की भी कोशिश करता है। पेशेंट दूसरों को तंग करने के लिए उनके साथ भद्दे प्रैंक्स करता है। लोगों से बात करते वक्त भी पेशेंट उन्हें टॉन्ट करता है या फिर उन्हें बद्दुआ देता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब से मुझे गाउट डिटेक्ट हुआ है तब से मुझे मटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खाने की बात तो जाने दो, मुझे उसे देखना भी मंजूर नहीं है। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, हाँ डॉक्टर, कल डाइनिंग टेबल पर मटन को देखते ही ये नाराज होकर बोले कि खाने में ये क्यों बनाया है, जबकि तुम लोगों को पता है कि इसकी वजह से ही मेरा यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया। इसी तरह अगर किसी की बात से पेशेंट को बुरा लग जाए तो वो 3-4 दिनों तक उस व्यक्ति से बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यहाँ पेशेंट के अनुसार रेड मीट के कारण उसे गाउट की तकलीफ शुरू हो गई और इसलिए पेशेंट को मटन से नफरत हो गई है। इसी तरह यदि पेशेंट को किसी ने हर्ट किया तो पेशेंट उस व्यक्ति से भी नाराज रहता है। तो इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु हैड ऑफेंडेड हिम। एग्जाम्पल 2, पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमारे 12 साल के बेटे ने स्कूल में सबको परेशान कर रखा है। कभी अपने क्लासमेट्स की शर्ट के पीछे पेपर चिपका देता है जिस पर लिखा होता है किक मी, तो कभी उनकी वाटर बॉटल्स में नमक मिला देता है जिसके कारण वो पानी पीते ही उसे थूक देते हैं। इतना ही नहीं, उसने मैथ्स टीचर की चेयर के नीचे ड्राइंग पिन्स रख दिए थे। इसलिए अब प्रिंसिपल ने वार्न किया है कि अगर उसका ऐसा ही बर्ताव बरकरार रहा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये रूब्रिक है मिस्चीवियस। जेस्टिंग वर्सेस मॉकिंग वर्सेस टीजिंग, इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। सेल्फिशनेस, रिप्रोचेस अदर्स, abusive children, children insulting parents, anger towards family, violence, vehemence towards family, and destructiveness. दूसरों को प्लीज करने वाला ऑरम म्यूरनैट पेशेंट अब सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और अपनी बुरी हालत के लिए दूसरों को दोष देता है। इतना ही नहीं, जो पेशेंट कभी अपनी फैमिली को लेकर एंशियस रहता था अब उन्हीं परिवार वालों के प्रति गुस्सैल और हिंसक हो जाता है।
कई सालों तक पेरेंट्स द्वारा डोमिनेट किए जाने के कारण ऑरम म्यूनैट बच्चे भी अपने माता पिता को बेइज्जत करने लगते हैं। अब्यूज, अब्यूजिव। इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, किसी को गाली या अपशब्द बोलकर उस इंसान का अपमान करना, और दूसरा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आसपास मौजूद पावर, पोजीशन और रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करना या किसी व्यक्ति की कमजोरी और मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, हमें हमारा इकलौता बेटा शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ है, इसलिए हमने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, लेकिन अब ये इसी प्यार का गलत फायदा उठा रहा है। अगर हम इसकी कोई मांग पूरी ना करें तो ये खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे भूखा देखकर हम खाना नहीं खा सकते। इस बात का फायदा उठाकर वो अपनी हर जिद हमसे पूरी करवा लेता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उसकी बात ना मानने पर वो हमें कहीं भी गालियां देकर हमारी बेइज्जती कर देता है। तो सही रूब्रिक है अब्यूजिव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स। डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग एंड एम्बिटर्ड। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और अन्याय के कारण ऑरम म्यूनैट पेशेंट हर चीज से नाखुश होता है और उसके मन में लोगों के प्रति गुस्से से भरी कड़वाहट पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, आपकी दवा से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, लेकिन आपको थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। आपको तो सिर्फ पेशेंट के नाम पर महंगा बिल तैयार करना है ना। इलाज से पेशेंट ठीक हो या ना हो, दवा से उसकी किडनी खराब हो जाए या फिर वो मर भी जाए, तो आपको क्या? बस इलाज के नाम पर बेकार के टेस्ट और महंगी दवाई लिख कर दे दो। सच कहूं तो आप लोगों के लिए हमारी तकलीफें और दर्द कोई मायने ही नहीं रखते हैं। हम मरीज अगर आपके सामने दम भी तोड़ देना तो भी आप लोगों के लिए ये एक मामूली बात ही रहेगी। तो ये रूब्रिक है एम्बिटर्ड। आंसरिंग, एवर्जन टू आंसर, नरेटिंग हर सिम्टम्स aggravates, conversation aggravates, and company aversion to when alone ameliorates. अब ऑरम म्यूनैट पेशेंट को सवालों के जवाब देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोगों से बातचीत करने पर या फिर अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताने पर पेशेंट पहले से भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इसलिए पेशेंट को अकेले रहने पर अच्छा महसूस होता है। सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ, alcoholism, laughing involuntarily, laughing immoderately, and laughing over serious matters. खुद पर कंट्रोल खो देने के कारण ऑरम म्यूनैट पेशेंट ना चाहते हुए भी हंसने लगता है और उसे शराब पीने की लत भी लग जाती है। अब पेशेंट फनी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा हंसता है और उसे गंभीर बातों पर भी हंसी आने लगती है। एग्जाम्पल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं जितना अपनी टॉयलेट जाने की अर्ज को रोकने की कोशिश करता हूँ, उतना ज़्यादा मुझे पॉटी करने की तलब महसूस होती रहती है। तो ये रूब्रिक है सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ। Deceitful causes grief and mortification, sensitive to reprimands, weeping from admonition, introspection, anxiety conscious of, delusions he has done wrong, delusions he has neglected his duty, anger about his mistakes, reproaching himself, and discontented with himself. दूसरों को धोखा देने पर यदि ऑरम म्यूनैट पेशेंट को सीनियर या सुपीरियर पर्सन डांटे या फटकारे तो ऐसे में पेशेंट को अपनी हरकतों के कारण दुख और बेइज्जती महसूस होती है। इसी तरह आत्मविश्लेषण
यानी इंट्रोस्पेक्ट करने पर पेशेंट को अपनी गलतियों का एहसास होने के कारण गिल्ट महसूस होता है और उसे खुद पर गुस्सा आता है। जो पेशेंट लोगों को दोष देता था वो अब खुद से नाराज रहने लगता है और दूसरों की गलतियों के लिए भी खुद को दोष देते हुए अपने आप को लापरवाह मानता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए खुद को एक इंजीनियर बताकर जॉब हासिल किया था, लेकिन सच्चाई पता लगने पर जो ऑफिस स्टाफ और पुलिस के सामने मैं जलील और शर्मिंदा हुआ हूं, उसके बारे में क्या बताऊं। लग रहा था कि ऐसा नीच काम करने से तो बेहतर यही था कि मैं मर जाता। इतनी बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ती। इस बात को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे इस बात का दुख महसूस हो रहा है। तो ये रूब्रिक है डिसीटफुल कॉजेस ग्रीफ एंड मॉर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोली, डॉक्टर, आज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। ज़रूर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पेशेंट को ये लगता है कि एक माँ होने के नाते उसने अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से नहीं निभाया और बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं की, जिसके कारण अब वो पेशेंट की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही हैज़ निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। एडमोनिशन एग्रेवेट्स, इस रूब्रिक को मैंने अपने नक्स्वामिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह रिप्रोचेस वर्सेस रेप्रिमांड्स, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने कार्सिनोसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। सस्पिशियस पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर। Memory, weakness of memory, proper names. Mistakes making in talking. Timidity about appearing in public. Jesting, joke cannot take a. Serious children. And play, aversion to play in children. अपने धोखेबाजी वाली हरकतें सामने आने पर जो बेइज्जती ऑटोइम्यून पेशेंट को झेलनी पड़ती है, उसके कारण पेशेंट को ये शक होने लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, याददाश्त कमज़ोर होने पर पेशेंट इंसान या जगह का नाम आसानी से बता नहीं पाता है और बात करते समय गलतियां करने लगता है। अब इन तीनों कारणों से पेशेंट लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जो पेशेंट कभी मिमिक्री, एंटिक्स और मिस्चीवस प्रैंक्स करता था, अब मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी तरह रेप्रिमांड्स और रूडनेस के प्रति सेंसिटिव होने के कारण ऑटोइम्यून बच्चे जो कभी अब्यूजिव थे, अब गंभीर हो जाते हैं और खेल खेलना भी बंद कर देते हैं। इंडिफरेंस, जॉयलेस, इंडिफरेंस टू प्लेजर and indifference about his recovery. अब ऑटोइम्यून पेशेंट को किसी बात की खुशी महसूस नहीं होती है। इतना ही नहीं, अब अगर उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो या ना हो, इस बात से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिफरेंस, जॉयलेस। जॉयलेस मतलब अनहैप्पीनेस, जहां खुशी के बजाय ऑटोइम्यून पेशेंट को दुख महसूस होता है, यानी खुशी बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अब मुझे अपने परिवार के साथ घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनसे मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली और इसलिए मैं भी उनकी परवाह नहीं करता। उनका जो होना होगा वो होगा। वो सब एक साथ खाना खाते हैं और मैं उनसे अलग अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता हूं। इंडिफरेंस टू प्लेजर। प्लेजर वाली फीलिंग हमें हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा महसूस होती है। जब हम कोई मनमोहक नज़ारा देखते हैं या किसी परफ्यूम की खुशबू सूंघते हैं, तब हमें अच्छा लगता है। तो प्लेजर किसी एक्टिविटी को करने से मिलने वाली अच्छी फीलिंग को कहते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मेरे फ्रेंड्स टीवी पर मूवी देखकर मज़े ले रहे थे,
लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे तो यही लगा कि मूवी है, चलो देख लेते हैं। अगर मुझे फिल्म पसंद आ भी गई तो क्या? यहाँ मनोरंजन से ज़्यादा ज़रूरी कई काम हैं। Indifference about his recovery. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, बीमार होने पर मैं दवा का कोर्स कभी पूरा नहीं करता हूँ। पिछली बार बुखार आने पर डॉक्टर ने मुझे दवा के 3 पैकेट्स दिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पैकेट की दवा लिया और तीसरा पैकेट वैसे का वैसा ही रख दिया। अब मैं आपके पास आया हूँ तो आप पहले मेरी खांसी के लिए दवा दीजिए। मेरे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज बाद में कीजिए। Delusions, he is unfit for the world. Death desires. Death thoughts of. And cheerful while thinking of death. Unfit. इस शब्द का मतलब है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस चाहिए उनका बिल्कुल भी ना होना या फिर कम होना। तो खुद को अनफिट महसूस करने पर ऑटोइम्यून पेशेंट को मरने की इच्छा और विचार आने लगते हैं, जिनके बारे में सोचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, इस बीमारी के कारण ऐसा लगता है कि मेरा घर जो मेरे लिए मेरी दुनिया है और उसके सारे काम जो मैं पहले कर पाती थी वही काम मैं अब करने लायक ही नहीं रही। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, ही इज अनफिट फॉर द वर्ल्ड। Suicidal disposition by drowning. Suicidal disposition by hanging. Suicidal disposition from pains. Suicidal disposition from sadness. And suicidal disposition throwing himself from a height. दुख दर्द सहन न कर पाने पर ऑटोइम्यून पेशेंट अपनी लाइफ एंड करना चाहता है, इसलिए वो पानी में डूबकर या खुद को फांसी लगाकर या फिर किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स के जरिए आपको ऑरम म्यूनाटिकम नेट्रोनिटम दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।